साथियों नमस्कार। साथियों, इस देश में इस समय कई ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिसको लेकर के इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया गया है कि देखो, कुछ ना कुछ होना तो है, पर होना क्या है आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको कई घटनाओं के बारे में बताऊंगा। वेस्ट बंगाल में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में एक सड़क का नाम बदल दिया गया है। आज वेस्ट बंगाल का बजट पास हुआ था, पेश हुआ था। और बड़ी तेजी से बांग्लादेश में हिंदू लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। वहाँ पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, दे दनादन पार्टियां टूट रही हैं। बीजेपी की एनडीए की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आज जो बागी ग्रुप था शिवसेना वाला, उद्धव ठाकरे वाला, वो जो 6 सांसद थे वो टूट करके शिंदे ग्रुप जो है, जो असली शिवसेना है, उसमें आके शामिल हो गया। जो 20 सांसद टूटे थे टीएमसी के, वो अपने शामिल हो ही गए एनसीपीआई में। आखिर देखो, जो स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है एनडीए की, साफ साफ पता चल रहा है ये कोई बड़ा बिल लेकर के आने वाले हैं। एक ऐसा बिल जिसमें 2/3 चाहिए ही चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बंगाल चूंकि एक ऐसा राज्य बन गया था जहां से बांग्लादेश के माध्यम से आप कुछ भी अंदर लाओ, कोई भी हथियार वथियार जो कुछ भी है, एक गेटवे बन गया था भारत में एंटर करने का। दूसरा गेटवे नेपाल वाला रास्ता भी है, पर वहां आप जानते हैं योगी सरकार है तो वही कुछ नहीं कर सकते, बिहार में भी नहीं कर सकते। तो वहां पर बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं और बड़ी तेजी से इतिहास बदला जा रहा है, या इतिहास को ठीक किया जा रहा है। क्या हो रहा है एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अमित शाह की जो केमिस्ट्री मैंने शुभेंदु अधिकारी के साथ देखी है, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जब जब मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। ऐसा लगता है कि अमित शाह को बड़ा जो है बड़ा विश्वास है शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, और बड़ी उम्मीदें हैं शुभेंदु से। ये गर्मजोशी मैंने किसी और नेता के साथ नहीं देखी अमित शाह की अभी तक, जो दिख रहा है। बाकी पर्दे के पीछे क्या है क्या नहीं है मैं कह नहीं सकता। क्या चल रहा है देखते हैं, एक एक करके हर खबर पर नजर डालते हैं। देखिए, कोलकाता में एक सोहरावर्दी एवेन्यू है, रोड कह सकते हैं, इसका नाम बदल दिया और नाम बदल करके अब इसको कर दिया गोपाल मुखर्जी रोड के नाम पर। आप कहोगे सोहरावर्दी नाम क्यों बदला, ये कोई मुगल नाम तो लग नहीं रहा है। देखिए, आपको आज मैं इतिहास में लेके जाता हूं। ये जो नाम है हुसैन शहीद सोहरावर्दी, पहले इनके नाम पर ये रोड थी। और ये व्यक्ति कौन था? ये 1946 के दौरान, जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, देश के टुकड़े नहीं हुए थे, उस समय बंगाल को एक अलग तरीके से रूल किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो बंगाल का अपने आप में एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जो ये था। और जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तो बड़े स्तर पर दंगे हुए थे, और दंगों में बड़े स्तर पर हिंदुओं को मरवाया गया था, जिसके पीछे जिम्मेदार ये आदमी था। और ये आदमी बाद में जाकर के पाकिस्तान का 5वां प्राइम मिनिस्टर भी बना था। थोड़े समय के लिए रहा था, लेकिन बना था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, जो कभी बंगाल का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और इसका पूरा प्रयास था कि कोलकाता को भी ईस्ट पाकिस्तान में ले जाए, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। इस तरह के व्यक्ति के नाम पर सड़क क्यों थी? सवाल नंबर 1। अब ये नाम बदल करके किसके नाम पे किया गया है? ये किया गया है गोपाल मुखर्जी के नाम पर, जिनको गोपाल पाठा भी कहते थे। ये वहाँ पर इनकी एक दुकान थी, बिजनेसमैन थे ये वहीं बंगाल में, और शायद मीट की दुकान थी इनकी। तो जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था और हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो इन्होंने बड़ा रेजिस्टेंस किया था, अपनी एक सेना बना करके कई हिंदुओं को बचाया था, और इस नरसंहार में कई लोगों की जान जो है इन्होंने बचाई थी। तो इनके नाम पर अब उस रोड को कर दिया गया है। टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले इस पर भी बवाल कर रहे हैं। टीएमसी वालों का, कांग्रेस वालों का कहना यह है कि जो सोहरावर्दी एवेन्यू था, जो रोड थी, वो ये वाले सोहरावर्दी के नाम पे नहीं थी, वो तो ये वाले सोहरावर्दी के नाम पे थी, हसन सोहरावर्दी के नाम पर, जो कि ब्रिटिश सरकार में एक मिलिट्री ऑफिसर थे और सर्जन थे, डॉक्टर थे, उनके नाम पे थी। चलो मान लिया इनके नाम पे थी, 1% के लिए मान लेता हूं। जानते हैं ये कौन है? जो सोहरावर्दी मैंने आपको पहले दिखाया, जो पाकिस्तान का 5वां प्राइम मिनिस्टर रहा है और वहां का प्राइम मिनिस्टर था, इसका इसका चाचा है ये डॉक्टर। तो इस चाचा के नाम पे भी क्यों हो? मैं 1% मान के चल रहा हूं, है तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही। सोचो, हम आज भी उस एरा में जी रहे हैं जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम पे सड़कें हैं। औरंगजेब रोड इस देश में है, अकबर रोड इस देश में है, शाहजहां रोड इस देश में है,
इस देश की पहचान ताजमहल से कराई जाती है, इस देश की पहचान लाल किले से कराई जाती है, कुतुब मीनार से कराई जाती है। इस देश के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि मुग़ल महान थे, अकबर महान था। मुग़ल राज शासकों के पाँच मुग़ल शासकों के नाम पूछो, हर कोई बता देगा, लेकिन 5 हिंदू शासकों के नाम पूछो, कोई नहीं बता पाएगा। इस तरह से इतिहास पढ़ाया गया, इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, जैसे हिंदू तो सबसे बेकार कौम थी, ये तो बिल्कुल घटिया कौम थी, इसमें तो सब बुराइयाँ ही बुराइयाँ ही थी। इस तरह की बात करी जाती है। ये तो हम झेल ही रहे थे। हम इनके नाम पर, जिन्होंने हमारे यहाँ पर आकर के महिलाओं के साथ दुराचार किया, बच्चों के साथ मारपीट की, बच्चों को चिनवा दिया, हमारे साहिबजादों को चिनवा दिया। आप जानिए उन बालकों को, छोटी छोटी उम्र के बेचारे, उन्होंने अपना सिख धर्म नहीं बदला, उन्होंने कहा चिन जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं इस मुग़ल के सामने। ऐसे बच्चों के साथ बर्बरता करी गई। ऐसे मुग़ल लोगों के नाम पर आज हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, सड़कें हैं, मीनारें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और हम उसको बड़े आराम से जो है एडजस्ट कर चुके हैं उसके साथ। इस इतिहास को तेज़ी से बदला जा रहा है साहब, बड़े स्पीड में। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जल्दी कहाँ की है, आखिर होने क्या जा रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सही बताऊँ तो। आप अगर डिकोड कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, और टोटल बंगाल में अब डिस्ट्रिक्ट 23 से 28 हो चुके हैं। ठीक है, ये 5 कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं? एक कोलकाता है, सुंदरबंस है, आरामबाग है, और जहांगीरपुर है, और बसीरहाट है। आप कहोगे कोलकाता भी तो डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन कोलकाता में क्या होता था, सारी पावर दी गई थी पुलिस कमिश्नर को, डीएम नाम मात्र के लिए था। अब वहाँ प्रॉपर डीएम होगा, पुलिस कमिश्नर भी होगा, डीएम भी होगा। पुलिस कमिश्नर के पास है कानून व्यवस्था से संबंधित सारे चार्जेस, डीएम के पास लैंड का, वहाँ पर चुनाव कराने का, चुनाव की देखरेख का, वहाँ पर रेवेन्यू का, आपदा प्रबंधन का, पॉलिसी ठीक से लागू हो रही है नहीं, इस बात का, जो भी चार्ज डीएम के होते हैं वो वहाँ पर रहेंगे, और कायदे से अब डीएम काम करेगा। वहाँ पर अलग ही व्यवस्था चलती है। कोलकाता में आपने देखा होगा पुलिस की वर्दी भी सफ़ेद रहती है। तो इसको अब सेट कर दिया गया है। कहाँ से निकाल करके कहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाए, जाहिर सी बात है नए बनाए होंगे तो किसी का एरिया कम किया होगा, ध्यान से सुनना भी है। ठीक है, देखो कोलकाता जो था वो उसे फुल फ्लेज रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बना दिया है विद अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द 4 अदर डिस्ट्रिक्ट, 4 कौन से हैं? बसीरहाट को बनाया जाएगा नॉर्थ 24 परगना से निकाल करके। नॉर्थ 24 परगना क्या है? नॉर्थ 24 परगना ये रहा, ये वो क्षेत्र है जहां से बांग्लादेशी जाते और आते हैं, उनके लिए द्वार बनाया हुआ था टीएमसी ने। इसको तोड़ करके अब इसमें नया जिला बना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, नया जिला होगा, ज़्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से दवाई छिड़क सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से उसे हम जो है जब ठीक करना हो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सुंदरबन को साउथ 24 परगना से अलग किया जाएगा। सुंदरबन साउथ 24 परगना, आप जानते हैं सुंदरबन के यहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, है ना, नेशनल पार्क हैं, अपने आप में ये पूरा एक जंगल का क्षेत्र है। फिर ये जहांगीरपुर को मुर्शिदाबाद से अलग किया जाएगा। मुर्शिदाबाद देख लीजिए आप, मुर्शिदाबाद वो क्षेत्र है जहाँ मुसलमान अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, दंगे हुए थे, याद करिए। तो यहाँ से एक नया जिला बनेगा। और देखिए हुगली से निकाल करके बनाया जाएगा आरामबाग को। हुगली क्या है? ये रहा हुगली, ये रहा। ठीक है, हुगली से आरामबाग बनाया जाएगा। ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ मुसलमानों का अच्छा खासा या तो बोलबाला है, या फिर यहाँ से बांग्लादेशी एंटर करते हैं। अब इनको अलग करके आप नए ज़िले में नए तरीके से पूरी व्यवस्था लागू करोगे, अच्छी मॉनिटरिंग कर पाओगे, अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। ये काम किया गया है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा मैं आज आपको एक खबर और बताऊं। बांग्लादेश में बड़े स्तर पर हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर वीडियो बना करके डाला है और बताया है कि किस तरह से बांग्लादेश में गाईबांधा नाम का वहाँ पर ज़िला है, वहाँ पर 81 फुट की भगवान राम की एक मूर्ति बनाई जा रही थी, जिसका 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन इस्लामी ग्रुप ने आकर के विरोध करना स्टार्ट कर दिया, मूर्ति पर जूते फेंकने लगे, उसको खंडित करने का प्रयास किया, जिसके बाद हिंदू ग्रुप सक्रिय हुए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है बांग्लादेश के पीएम को कि अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश के हर शहर में किए जाएंगे। देखो कॉन्फिडेंस बढ़ गया हिंदू का। आपने वेस्ट बंगाल में चुनाव कराया, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं ने एकत्रित होकर के किसी एक पार्टी को जिताया, तो हिंदुओं को कॉन्फिडेंस आया,
और जब यहाँ कॉन्फिडेंस आया तो उसका रिफ्लेक्शन आपको बांग्लादेश में भी दिख रहा है। 8% है बांग्लादेश में, बहुत अच्छा खासा संख्या है। अगर आप अच्छे से प्रोटेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। जिस हिंदू को ये बताया जाता था कि आपका तो कोई वोट बैंक ही नहीं है, वोट बैंक तो मुस्लिम वोट बैंक होता है, जिस मुसलमान को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता था कि ये जिसको डिसाइड करेंगे वो सत्ता में बैठेगा, आज वो मुसलमान किसी को भी सत्ता में नहीं बिठा पा रहा है। फिर चाहे सबसे ज़्यादा मुसलमान असम में है 34%, वहाँ नहीं बिठा पाया, वहाँ तो सबसे बड़े मार्जिन से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनी है। चाहे बंगाल हो, वहाँ नहीं बिठा पाया, यूपी में नहीं कर पा रहा है, कहीं नहीं कर पा रहा है। और हिंदू को ये रियलाइज़ हो गया है कि हमारी ताकत है। फाल्ता में उपचुनाव हुआ था, अभी आपने देखा था, वहाँ जितने भी हिंदू वोटर्स थे सबने एक होकर के बीजेपी को वोट दिया। 100% वोटिंग हुई है बीजेपी को। तो जब आप एक जगह पर कोई ऐसा नतीजा ले आते हो तो उसका रिफ्लेक्शन न सिर्फ देश पर बल्कि आपके पड़ोसियों पर भी पड़ता है। आज आपने कश्मीर का विकास किया, धारा 370 हटाई, उसके बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट वहाँ लगाए, वहाँ पर टनल्स बनाई, वहाँ पर सबसे ऊंची रेल का आपने पुल बना दिया, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पुल है। आपने वहाँ पर बिजली लोगों को पहुँचाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर अलग अलग स्कीम्स का लाभ आप दे रहे हो। तो इस चीज़ को देख करके पीओके में भी पता चल रहा है कि भाई वहाँ तो बड़ा विकास हो रहा है, तो पीओके वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से अब सरकार एक मुहिम और छेड़ चुकी है जिसमें यह देखा गया है कि बड़े स्तर पर पार्टीज भी टूट रही हैं। शुरुआत हुई है टीएमसी से। देखना, बंगाल बनेगा इस देश में रेनेसां का केंद्र। बंगाल पर सबकी बुरी नजर रही है, चाहे मुगल हों और विशेष तौर से अंग्रेजों की, और बंगाल से ही पूरे देश पर इन्होंने राज किया। और बंगाल लगभग 1000 साल से, मैं आंकड़ा बता, लगभग 1000 साल हो गया बंगाल को अपने हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकार ही नहीं मिली। इससे पहले 15 साल टीएमसी, उससे पहले लेफ्ट की सरकार, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, उससे पहले अंग्रेज, उससे पहले मुगल, और जाने कब तक ये चल रहा है, कब से चल रहा है, अब जाके मिली है। तो अब यहां से हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को भगा दो। हिंदू राष्ट्र का मतलब जहां हिंदू ये स्वाभिमान के साथ जी सके कि मेरा देश है। जिस हिंदू को इतना ज़्यादा दबा दिया गया कि उसके लिए अलग कानून चलता है, मुसलमान के लिए अलग चलता है, हिंदू को यह विश्वास तो हो कि सबके लिए कम से कम एक कानून तो है। सेकुलरिज्म उसे कहते हैं, यूसीसी तो है। तो उस और आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है इसका यूज किया जा रहा है। टीएमसी को फोड़ दिया सबसे पहले, वहां से बीज रोपित किया गया, बीज जैसी फूटा वहां का। उसके बाद अन्य पार्टी भी टूट रही हैं। देखिए, 6 टाइगर्स आर हियर, जो रेबल जो 6 सांसद थे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। इसी के साथ जो शिंदे की शिवसेना है उसकी स्ट्रेंथ 7 से बढ़ करके 13 सांसद की हो गई है। इसी पर मजे की बात सुनिए, इसी पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, अपने सभी एमएलएस को, फिर चाहे वो इसके एमएलए हो या एमएलसी हो, उन सबको बुलाया, लेजिस्लेचर्स को। उनके 20 विधायक हैं उसमें क्या बोलते हैं, असेंबली में, और करीब करीब शायद 6 उनके एमएलसी हैं। एक बार मुझे चेक करने दीजिए आप। उनमें से ये टोटल 24 या 26 जो भी हुए, 20 एमएलए हैं और 6 एमएलसी हैं, टोटल 26 हो गए। 26 के 26 को बुलाया था कि देखो हम सब एक हैं। उन 26 में से भी 4 गायब थे। तो मुझे लग रहा है इनके एमएलए भी टूटेंगे, और फिर मुझे लग रहा है कि ये जो 3 बचे रह गए ना एमपी, वो भी टूट जाएंगे। अच्छा, एक चीज पर गौर करना आप, बाहर जो पार्टियां टूट रही हैं इनमें एमएलएस पर बाद में ध्यान दिया जा रहा है, एमपीस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़नी थी तो उसमें एमपी और एमएलए दोनों तोड़ते। आप एमएलए पर ध्यान नहीं दे रहे, एमपी पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको संसद में अपनी संख्या बढ़ानी है। और संसद में संख्या बढ़ानी है आपको क्योंकि आपको महिला आरक्षण लागू करना है, आपको संसद में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है, जिसके लिए आपको फिर डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा। उन सब के लिए आपको 2/3 चाहिए, समझ में आता है। बट समझ में ये भी आता है कि ये सरकार सिर्फ उतना ही नहीं करती है जितना हम सोच रहे होते हैं, कुछ उससे परे भी करती है। हम ये भी जानते हैं कि अगर भारत किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई करने की ओर सोच रहा है तो उसमें भी 2/3 चाहिए होंगे। तो केवल ये आरक्षण डिलिमिटेशन तक सीमित हो जाएगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। कुछ और भी चल रहा है सरकार के दिमाग में, जिसके लिए सरकार को नंबर्स की बड़ी जरूरत पड़ रही है। आम आदमी पार्टी टूट गई, टीएमसी टूट गई, शिवसेना टूट गई, एनसीपी पर तलवार लटक रही है, समाजवादी पार्टी के चर्चे हैं। तो
क्या चल रहा है उधर? अगर मैं पड़ोसियों को देखूं, पाकिस्तान पीओके में जो है कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उधर हम देख रहे हैं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि जो है 15 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर एरिया है उसे खाली करवाने को कह दिया गया है। एक के बाद एक हम हथियार का परीक्षण किए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कह नहीं सकते। और देश में बड़े बड़े बवाल हो रहे हैं। नीट को लेकर के बवाल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, और यूसीसी को लेकर के बवाल हुआ, अभी भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बवाल हुआ। चलो मैं नीट को ले लेता हूँ। नीट को लेकर के कितना बवाल हो रहा है, काकरोच पार्टी अपना अलग ड्रामा कर रही है, सरकार बड़ी कंफर्टेबल दिख रही है। सरकार के चेहरे पर एक जरा सा भी टेंशन का भाव नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है जो खेलने वाले हैं बहुत जल्द। क्या होगा, क्या पक रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बट कुछ हो रहा है। या तो ये बड़े स्तर पर सिलेबस बदलेंगे, या बड़े स्तर पर ये कोई कार्रवाई एक्सटर्नल करेंगे, चिकन नेक चौड़ा करेंगे, या पाकिस्तान पे कुछ होने वाला है। ठीक है, डिलिमिटेशन और वो सब तो होगा ही होगा। और या फिर हो सकता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के मूड में है। ये भी हो सकता है। क्या होगा देखा जाएगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।